आप देख रहे हैं खबरदार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्या आपको पता है कि बहुरूपीय कोरोना ने एक बार फिर अपना रूप बदलकर दुनिया में एंट्री ले ली है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया है और इस नए वेरिएंट को नाम दिया है ओमिक्रॉन, जिसके बाद अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगा दिया। हालांकि भारत में अभी तक इस नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन इस नए वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। इसलिए आज हम आपको इससे खबरदार करेंगे। हम आपको इस नए वेरिएंट से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। आज हम किसान आंदोलन के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे, जिसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि 29 नवंबर को दिल्ली में संसद भवन तक होने वाला ट्रैक्टर मार्च अब नहीं होगा। किसानों ने संसद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द होने का इंतजार करने का फैसला किया है और साथ ही 4 दिसंबर को दोबारा बैठक बुलाई है। यानी किसानों ने अड़ियल रवैया छोड़ा है, लेकिन अपनी मांगों पर वो अभी भी कायम है, जिसमें सबसे बड़ी मांग है MSP की गारंटी। इसके बारे में किसानों और सरकार की क्या मंशा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद हम आपको राजस्थान के जैसलमेर लेकर चलेंगे, जहां रेगिस्तान में भारतीय सेना के जाबाजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। दक्षिण शक्ति नाम के इस युद्धाभ्यास में करीब 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। कल यानी शुक्रवार को इस युद्धाभ्यास का आखिरी दिन था, जब सेना ने दुश्मन को धूल चटाने की प्रैक्टिस को पूरा किया। सेना के इस युद्धाभ्यास को आज तक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और सेना के एक्शन से भरपूर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिसे देखकर भारतीय सेना पर आपका भरोसा और गर्व की मात्रा दोनों बढ़ जाएंगी। लेकिन शुरुआत उस खबर से जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कोरोना है कि दुनिया का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अभी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से दुनिया निपट भी नहीं पाया कि कोरोना का नया वेरिएंट पैदा हो गया, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नया वेरिएंट है, डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, यानी तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे घोषित किया है। ऐसे में आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से खबरदार रहना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आपको इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कोई गलतफहमी ना रहे। इसलिए हम आपको इस नए वेरिएंट से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, पहला सवाल तो ये कि कोरोना का नया वेरिएंट कहां से आया है। WHO को इस वेरिएंट के पहले मामले की जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली। इसके अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजरायल में भी इस नए वेरिएंट की पहचान हुई है। इन देशों में दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक सबने तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। ऐसे में सवाल यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से कितना ताकतवर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशन मिले थे, जबकि ओमिक्रॉन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जो इसे डेल्टा से कहीं ज्यादा संक्रामक बनाते हैं, जिसकी वजह से अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मौजूद वैक्सीन कितनी कारगर है। अब शुरुआती स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% तक कम प्रभावित हो सकती है। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेरिएंट तेजी से अपनी नकल तैयार करता है, जिसके चलते वैक्सीन के खिलाफ इस वेरिएंट के पास ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। एक सवाल यह भी है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के लक्षण क्या हैं आखिरकार। अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे, वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चला जाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट पर चिंता जताई है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को हुई थी। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern.
Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछली बार वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता की श्रेणी में डेल्टा को रखा गया था, जो भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार था, और अब ओमिक्रॉन को भी इसी कैटेगरी में डाला गया है। किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में तब डाला जाता है जब इस बात के सबूत हों कि उसकी संक्रमण क्षमता बेहद ज्यादा है, यानी वो बेहद तेजी से फैलता है। जब वेरिएंट के संक्रमण से मरीज गंभीर बीमार पड़ते हों, जिससे अस्पताल में भर्ती होने या डेथ के चांस ज्यादा हों, शरीर में वैक्सीन या नेचुरल तरीके से बनी एंटीबॉडीज बेअसर या कम असरदार साबित हों, और जिसके टेस्ट में डायग्नोस होने के चांस कम हो जाएं। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, तब से सिर्फ 4 वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट, मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला बीटा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिला गामा वेरिएंट, और अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में रिपोर्ट हुआ डेल्टा वेरिएंट। और अब दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है, जिससे बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत में अभी इस वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन इतने भारत समेत दुनिया के कई देशों की इसने चिंता बढ़ा दी है। पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी जो अटेंडेंस है भगवान न करे कि कोरोना दोबारा ऐसे दिन दिखाए। लेकिन कोरोना वायरस अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए नया रूप ले चुका है। कोरोना के इस नए रूप का जन्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। जिसके 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के 77 केस आ चुके हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 3 केस, इजराइल में 2, हांगकांग में 1 केस सामने आया है, जबकि बेल्जियम पहला यूरोपीय देश है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस दर्ज हुआ है। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिसने दुनिया में तीसरी लहर लाई थी। अब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत में है। WHO is closely monitoring the recently reported variant B11529. Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. WHO recommends that countries continue to apply a risk-based and a scientific approach when implementing travel measures. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने नए वेरिएंट के मद्देनजर अफ्रीकी देशों में ट्रेवल बैन किया है। यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों में उड़ानों पर रोक लगा दी है। Decided that we're going to be cautious, make sure there's no travel
to and from South Africa and 6 other countries in that region, and except for American citizens who are able to come back. But we don't know a lot about the variant except that it is a great concern. It seems to spread rapidly, and The European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. All air travel to these countries should be suspended. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. नए वेरिएंट से दुनिया डरी हुई है और ये डर जायज भी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने ऐसे ऐसे रूप दिखाए हैं जिनसे निपटने में दुनिया भर के देशों ने बुरे दिन देखे। लेकिन साउथ अफ्रीका ट्रेवल बैन को लेकर चिंतित है। The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. वैसे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कुछ ही देशों में एक्टिव है। भारत में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारत ने कुछ देशों के यात्रियों के साथ सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त उपाय करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी चर्चा हुई। नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 बड़े निर्देश जारी किए। नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती बढ़ाई जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और राज्यों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई, उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। डेल्टा वेरिएंट के कहर से भारत ने जो सबक लिए हैं, अब नए वेरिएंट को काबू में करने के लिए जरूरी है कि वो सबक याद रखे जाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। राज्यों से कहा गया है कि साउथ अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच की जाए और कोई भी लापरवाही ना हो इसमें। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीज को ये लिखकर कहा है कि पॉजिटिव पाए गए सैंपल्स को इमीडिएटली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाए। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी नए वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के स्तर पर भी अलर्ट हो चुका है और राज्य सरकारें इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं और नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नए वेरिएंट से बचाव की रणनीति तैयार करने को कहा है। गुजरात सरकार ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वालों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली समेत सभी राज्यों की सरकारों ने केंद्र से अपील की है कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों पर ट्रेवल बैन लगाया जाए। स्थिति ऐसी बनी है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार को भी जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही अभी कुछ देशों में फैला है, लेकिन दहशत दुनिया भर में फैल चुकी है और ये एक ऐसी बला है जिसे जितनी जल्दी काबू में कर लिया जाए उतना बेहतर है। कल ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी थी और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने भी कहा है कि दोबारा समीक्षा करने की जरूरत है। कैमरामैन किशन कुमार के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को दोबारा से नाकाबंदी का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस बीच एक विवाद इस वेरिएंट के नामकरण को भी लेकर हो रहा है। इसका कारण है वेरिएंट के नामकरण के क्रम को तोड़ना। दरअसल WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता है।
WHO अब तक 13 वेरिएंट्स को ग्रीक लेटर्स का नाम दे चुका है, लेकिन इस नए वेरिएंट को जो ग्रीक नाम यानी ओमिक्रॉन दिया गया है वो ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है। यानी WHO ने इससे पहले आने वाले 2 लेटर्स का नाम किसी भी वेरिएंट को नहीं दिया। ये दोनों छोड़े गए लेटर्स हैं न्यू और शी। WHO पर आरोप लग रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम से समानता की वजह से इस लेटर को छोड़ दिया गया है। हालांकि नाम में क्या रखा है, असली खतरा तो इस नए वेरिएंट से है, फिर चाहे उसका नाम कोई भी हो। वैसे भी कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसे वक्त में अपनी ताकत दिखाई जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में अब जानकार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों को बूस्टर डोज देने का वक्त आ चुका है। अवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। इनमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, चिली और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इजराइल सबसे पहला देश है जिसने बूस्टर डोज देने की शुरुआत की। इजराइल में अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज लग चुका है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लग चुका। ब्रिटेन में अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज की सलाह वैज्ञानिक इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ऐसे में क्या कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कारगर है? द लेसेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज गंभीर कोरोना के खिलाफ ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 डोज लेने वालों के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में कोरोना से गंभीर बीमारी का जोखिम 92% कम होता है, जबकि बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का जोखिम 81% तक कम हो जाता है। यही वजह है कि कई देश बूस्टर डोज लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भारत में दूसरी डोज का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या भारत में भी बूस्टर डोज देने की जरूरत है? कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद यह सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है, जिसका जवाब जानने के लिए आज तक ने देश के शीर्ष डॉक्टर गगनदीप कांत से बात की। ये बताइए कि बॉर्डर्स को बंद करने में, इन कंट्री से ट्रैवल बैन करने में आपका व्यू क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो ट्रैवल बैन का असर होता है कि कुछ डिले हो जाता है इस वेरिएंट के एंट्री में, पर ऐसा नहीं होता है कि हम परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। ये वेरिएंट इन लोगों में भी इन्फेक्शन हो सकती है जिनको कोई बीमारी ना हो। तो अगर हमें उस वेरिएंट को उनमें ढूंढना है तो जो भी इस देश में आता है उन्हें हर 2-3 दिन PCR करना पड़ेगा जी। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परमानेंटली यही सॉल्यूशन ढूंढ पाए। जी, ऐसे समय में कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन, जो जिन्हें बीमारी है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हाँ, उनके लिए बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। इंडिया ने अभी तक बूस्टर डोज स्टार्ट नहीं किए हैं, आपका क्या मानना है? जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका इम्यून सिस्टम मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा लगता है कि जहां भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में रिसर्च किया गया है, अगर हम तीसरा डोज या चौथा डोज भी दें तो कुछ लोगों में उसका अच्छा असर होता है। तो इसकी कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। और इस समय इंडिया को बूस्टर डोजेस को स्टार्ट करने के लिए ये डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। हमें बूस्टर डोजेस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए तो अभी लेना चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन दे। ऐसा लगता है कि जो mRNA वैक्सीन हैं उनसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत ही अच्छा होता है जी। पर वो वैक्सीन हमारे देश में अभी तक तो नहीं है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए ये अगर स्पेशल कंसेशन हो सकता है कि वो वैक्सीन का इंपोर्ट हो जाए, तब हम उन्हें सोल्यूशन दे पाएंगे। भारत में अब तक 121 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं, जिसका असर देखने भी लगा है। देश में 50 दिनों से लगातार 20,000 से कम नए केस मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना केस एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए। 25 नवंबर को बेल्जियम में एक दिन में 23,350 केस दर्ज हुए।
जो अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा थे। स्विट्जरलैंड में एक दिन में 8,585 केस आए, जो नवंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा थे। जर्मनी में एक दिन में करीब 74,000 नए केस दर्ज हुए, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इटली में भी 1 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 12,448 केस सामने आए। 25 नवंबर को ये सामने आए थे। फ्रांस में एक दिन में 32,591 केस दर्ज हुए, जो अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी ग्रोथ है। यहां तक कि अमेरिका में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के नए केसों की संख्या में 23% का उछाल आया, जहां अभी भी रोजाना 92,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। भारत में अभी कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई है कि कहीं दोबारा वो स्थिति ना हो जाए। ऐसे में जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ना छोड़ें। मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है बहुत जरूरी। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। चर्चा से सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी है कि किसान फिलहाल 29 तारीख वाला जो ट्रैक्टर मार्च था वो नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि वो कृषि कानून वापसी का बिल सदन में पेश होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद किसान तय करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि 3 कृषि कानून बिल सदन में पेश होने वाला है, इसलिए 29 तारीख वाला ट्रैक्टर मार्च फिलहाल टाल दिया जाए। सरकार के रुख को देखने के बाद किसान अब अपने आगे की रणनीति बनाएंगे, इसलिए अगली बैठक 4 दिसंबर को तय की गई है। सरकार के नर्म रुख देखते हुए किसान चाहते हैं कि सरकार वार्ता की टेबल पर आए और उनके मुद्दों पर उनसे सीधे बात करे। इसके अलावा एमएसपी गारंटी समेत पिछली 6 मांगों पर सरकार अपना रुख भी साफ करे। अब किसान वेट एंड वॉच रणनीति पर सरकार के अगले बयान या अगले कदम पर फोकस कर रहे हैं। किसान सरकार के फैसले के मुताबिक आंदोलन की दशा और दिशा तय करने का फैसला कर रहे हैं। किसान आंदोलन का ये मोर्चा अभी दिल्ली की सीमाओं को बांधे ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक सरकार संसद में कृषि कानून वापसी के बिल को पेश नहीं करती और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करती। और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष में डटा हुआ है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी। इस बैठक में तय होना था कि आगे की योजना क्या रहने वाली है। प्रदर्शन की नई रणनीति पर चर्चा होनी थी, लेकिन जब सदन में कृषि कानून की वापसी का बिल पेश करने वाला पर्चा सामने आया तो किसान भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद आंदोलन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एमएसपी का जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती इसी तरह से डटा रहेगा। सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी है कि 29 तारीख को संसद के बाहर उन्हें सैकड़ों ट्रैक्टरों के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संसद तक होने वाला ट्रैक्टर मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान काफी पहले कर दिया था। उम्मीद थी कि किसान अब शांति से घर लौटेंगे, लेकिन किसानों ने बिना कागजी कार्रवाई के किसी भी बात पर विश्वास करने से इनकार किया। आज की बैठक में किसानों ने इशारों ही इशारों में कहा कि अगर सरकार डाल तो किसान पात। जैसे जैसे सरकार अपने कदम बढ़ाएगी वैसे वैसे किसान भी अपनी चाल ढाल बदलेंगे।
हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है, संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये चारों मुद्दों को हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में MSP गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष पर डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा MSP पर वो सब साथ है, चलेगी। ये लड़ाई लंबी है। 3 कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद किसानों ने नई मांगों की लिस्ट दी थी और इसके अलावा PM के नाम एक चिट्ठी भी लिखी थी। किसानों की मांग है कि इस चिट्ठी का जवाब भी दिया जाए, क्योंकि चिट्ठी के जवाब के आधार पर आगे की योजना तय है। तो 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया कि बगैर MSP के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। किसानों ने अपनी मांगों में कोई बदलाव नहीं किया है, बस जो भी मांगे रखी थी उनको सरकार से लागू करने की सिफारिश की है। किसानों की मांगों की लिस्ट में MSP कानून है, मृतक आंदोलनकारी किसानों के परिवार के पुनर्वास की मांग है, किसानों पर दर्ज केस हटाए जाने की बात है, आंदोलन स्थल पर स्मारक बनाए जाने की बात है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग है और बिजली पराली बिल रद्द किए जाने की बात है। हमने 6 मांगे लिख के सरकार के पास भेजी थी कि जो अभी पेंडिंग है उन पे सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की है। कमेटी गठन करेंगे कहा है कि उस पे आप लोग सब बातचीत करें। क्या कमेटी गठित करेंगे? क्या हम उनके ऊपर दोबारा आंदोलन करें? क्या कमेटी गठित करेंगे? किसकी कमेटी गठित करेंगे? कितने दिन में वो फैसला देगी? ये सभी बात कौन बताएगा? ऐसे कमेटी गठित करेंगे, इससे कोई बात नहीं हुई ना। बताएं भी ये आदमी इधर से होंगे, ये आदमी इधर से होंगे, इतने दिन में एक कमेटी बताएगी, इसके क्या क्या पॉइंट होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले ये तय हो गया था कि इसी सत्र में कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया जाएगा और इस बिना पर देश के कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से मांग की कि वो भरोसा रखें और अपने घर लौट जाएं। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, MSP को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें। कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से 2 बातें कही। MSP पर कमेटी बनाकर बेहतर तरीके से पेश करने की बात कही और किसानों से घर लौटने की बात कही। लेकिन इन दोनों ही बातों पर किसानों ने कृषि मंत्री को अपने तरीके से जवाब दिया। देखिए, अभी मुकदमे दर्ज है, मुकदमे दर्ज पे कोई बात नहीं की है। अभी MSP की गारंटी का है, उस पर कोई बात नहीं की है। अभी जो शहीद हुए उनके मुआवजे की कोई बात नहीं की है। इन सभी पे कुछ सरकार बताए। जब मोदी साहब ने 19 तारीख को ऐलान कर दिया कि कानून हमने वापस ले लिए, लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ नहीं कोई आया था, इसलिए हम उड़ीक रहे हैं कि वो रस्मी तौर पर उनके एक ऐलान करने से वापस नहीं जाया जा सकता। क्या मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि अब सारी मांगे मान ली है तो किसान वापस चले जाए। अरे भाई, तोमर तो कब का रिक्वेस्ट कर रहे हैं वापस चले जाओ। तोमर की रिक्वेस्ट तोमर को पूछता कौन है? मोदी साहब ने भी रिक्वेस्ट कर दिया वापस चले जाओ। वापस चले जाएंगे, वापस हमारा भी जाने को जी करता, कहाँ सड़कों पर सोने का किसका। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति तय की गई, तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को आंदोलन को बनाए रखने के लिए और सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए रखने के लिए खास रणनीति पर काम करते नजर आए। आज वो अमृतसर पहुंचे थे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी
उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहां नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से होता है कि एक दिन इकट्ठी कर दी और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। फिलहाल किसानों की योजना सरकार के कदम पर निर्भर कर रही है। आंदोलनकारी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने की खुशियां भी मनाई जा रही हैं और आने वाले वक्त में सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी तैयार हो रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को किए अपने वायदे को कलमबद्ध करने की तैयारी में है, लेकिन सरकार ऐसा करके किसानों से भी एक वायदा चाहती है कि उनकी मांगे मान लिए जाने पर वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? दिल्ली से श्रेया चैटर्जी और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज। खबरदार में अब बात करेंगे राजस्थान की रेत पर युद्ध कौशल की नई इबारत लिख रहे सैनिकों की। राजस्थान के रेतीले मैदान में चले 2 दिनों के युद्धाभ्यास में 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। दक्षिण शक्ति नाम के इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं ने मिलकर शौर्य और पराक्रम दिखाया। किसी दैवीय शक्ति को लेकर आसमान से दुश्मन पर बरसने का अभ्यास चल रहा है। सेना के 400 पैराट्रूपर्स आसमान की ऊंचाइयों से बरसकर दुश्मन को 2 गज जमीन के नीचे ले जाने का अभ्यास कर रहे हैं। जाबाज कमांडोज का फ्री फॉल भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीर पेश कर रहा है। हेलीकॉप्टर की आवाज रेगिस्तान की मिट्टी में बवंडर ला रही है। इसी बवंडर में दुश्मन को धूल में मिलाने का पराक्रम चल रहा है। रेगिस्तान की रेत को हवा में उड़ाता ये टैंक दुश्मन के जितने करीब जाता है उसके दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो जाती है। दुश्मन को कानो कान खबर न हो और उनकी मौत के फरिश्ते उनके करीब पहुंच जाएं, ये तस्वीर उसी कारनामे की। कोरोना संक्रमण काल के बाद भारतीय सेना का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। सेना के जवानों ने पिछले 2 दिनों में ऑपरेशन दक्षिण शक्ति को बखूबी अंजाम दिया। इस सैन्य ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 30,000 जांबाजों ने अपना जौहर दिखाया। ऑपरेशन दक्षिण शक्ति के आखिरी दिन सेना ने साबित किया कि दुश्मन अगर भारत की 1 इंच जमीन पर भी दिख गया तो उसका अंजाम क्या। ये है सेना का सबसे भरोसेमंद T-90 टैंक। अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर ये जमीन से दुश्मनों पर धावा बोल रहा है। जमीन पर आर्मी तो आसमान में वायुसेना की क्विक रिस्पांस टीम हर टारगेट को नेस्तो नाबूद कर रही थी। भारत के दुश्मन उससे सीधी लड़ाई से कतराते हैं, लेकिन उनके छद्म युद्ध का जवाब भी सेना के पास है। ऐसे युद्ध को सेना अपने अंदाज में खत्म करती है। T-90 और BMP दुश्मनों के इलाके में पूरे कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं और पीछे पीछे इन्फेंट्री चारों तरफ से घुटनों के बल रेंगते हुए रेगिस्तान की कटीली झाड़ियों और रेत को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती है। दुश्मन के बंकर को तबाह करते ही आसमान में फ्लेयर दागकर जीत की सूचना दी जा रही थी।
और जोशीले नारों के साथ दुश्मन के बंकर को कब्जे में लिया। युद्धाभ्यास के आखिरी दिन आसमान से पैराजंप के जरिए कमांडोज का फ्री फॉल और स्वार्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस पूरी एक्सरसाइज में कोस्ट गार्ड, पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। सेना प्रमुख नरवणे की मौजूदगी में गुजरात में कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के मरुस्थल तक चल रहे सैन्य अभ्यास में सेना ने अपनी पारंपरिक और मॉडर्न तकनीक का बेहतरीन ढंग से धरातल पर प्रदर्शन किया। पहली बार मानव रहित युद्धाभ्यास भी किया गया। खासूसियत ये बात थी कि ये ट्राई सर्विसेज के अलावा इसमें तमाम स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज का भी पार्टिसिपेशन रहा। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी जिसका मेन उद्देश्य इन चीज़ों को वैलिडेशन करना था कि आज के दौर में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ग्रिड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम भारतीय सेना को और मजबूत बनाएं। एक्सरसाइजेस का मेन उद्देश्य यह रहता है कि हमारी तमाम फौज अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन, कोहेसिवनेस, एनर्जी को स्थापित कर सके, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो तालमेल को बढ़ाया जा सके। और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतना ही हम अपने तालमेल को बढ़ा सकते हैं, ताकि किसी भी समय किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमारी फोर्सेस पूरी तरह तैयार रहें। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का मकसद था देश की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा बलों को सिंगल कमांड के साथ युद्ध की स्थिति में बढ़िया तालमेल के लिए तैयार करना, यानी सेना के साथ साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भी काम कर सकें, ऐसी तैयारी कर। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। फिलहाल खबरदार में आज के लिए बस इतना ही।